स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस समाजशास्त्र की वीडियो लेक्चर क्लास के माध्यम से हम समझेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की डिफरेंट डिफरेंट एराज में क्या स्थिति रही है। ठीक है, जैसे कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में स्त्रियों की, महिलाओं की क्या स्थिति रही है, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या परिवर्तन आया है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। वैदिक काल से लेकर आज तक जैसे जैसे इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहा, स्त्रियों की परिस्थिति भी उसी के अनुसार बदलती रही। देखिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो मेरे पास थी, पुरानी बुक है, तो मैंने सोचा कि इसमें से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। महिलाओं की स्थिति के बारे में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महिलाओं की परिस्थिति से जुड़े हुए। और उसके अलावा आप ग्रेजुएशन में हों, पीजी में हों, अंडर ग्रेजुएट हों, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको ये इस टॉपिक से आपको रूबरू होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं। पहला है कि वैदिक काल में क्या स्थिति थी। देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकारों के दृष्टिकोण से वैदिक युग भारत का स्वर्णिम युग था। देखिए ये हम भारतीय संदर्भ में समझ रहे हैं, महिलाओं की स्थिति भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्त्रियों और पुरुषों के अधिकारों से के दृष्टिकोण से वैदिक युग भारत का स्वर्णिम युग था। इस काल में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान थे, यानी कि जो अधिकार पुरुषों को थे, जितने अधिकार पुरुषों को थे उतने ही अधिकार स्त्रियों को भी थे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने, वेदों का अध्ययन करने तथा धार्मिक क्रियाओं में सहभाग करने के पूर्ण अधिकार मिले हुए थे। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का मतलब है जनेऊ संस्कार, ठीक है। उस समय अपाला, गार्गी, मैत्रेयी तथा विश्वम्भरा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ये सब वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वैदिक काल में हम देखते हैं कि बाल विवाह का प्रचलन हमें नहीं मिलता है। स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में अधिकार मिलने के साथ ही विधवा स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार भी दिया गया था। एक पत्नी के रूप में परिवार में स्त्रियों को सभी अधिकार प्राप्त थे। यह सच है कि इस युग में भी पुत्री की अपेक्षा परिवार में पुत्र के जन्म का महत्व कुछ अधिक था, लेकिन माता पिता द्वारा पुत्री को भी सभी तरह की स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। पति का चुनाव करने में भी लड़कियों को काफ़ी स्वतंत्रता मिलने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं सब के चलते जो है जो वैदिक युग है उसको भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि स्त्रियों को लगभग वे सभी अधिकार प्राप्त थे, वे सभी अधिकार दिए गए थे जो पुरुषों को प्राप्त थे। अब आइए हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। ईसा के लगभग 600 वर्ष पहले से इस काल की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना आरंभ हो गया। यानी कि जो वैदिक काल में जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ। इस युग में भी धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने तथा शिक्षा ग्रहण करने के क्षेत्र में उनके अधिकार पहले की तरह ही बने रहे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं को धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना, ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार उनके बने हुए थे। इसके बाद भी इस युग में अनेक नए धर्म ग्रंथों की रचना होने के फलस्वरूप स्त्रियों को परिवार की संपत्ति से वंचित किया जाने लगा। यानी कि धीरे धीरे महिलाओं को, स्त्रियों को जो परिवार में संपत्ति में हिस्सा मिलता था, अब धीरे धीरे उनको उससे वंचित होना पड़ा। उत्तर वैदिक काल में जैन और बौद्ध धर्मों का प्रभाव बढ़ने के कारण बहुत सी स्त्रियां बौद्ध भिक्षुणी के रूप में धर्म के प्रचार का काम करती थी। तो ये धार्मिक उदारता ही थी, ये जैन और बौद्ध धर्म की धर्म के प्रति जो उदारता थी, ये उसका प्रभाव था कि जो स्त्रियां हैं वो बौद्ध भिक्षुणी के रूप में धर्म के प्रचार का काम करती थी। स्त्रियों के यह सभी अधिकार
इस काल की अंतिम अवधि में कम होने लगे। यानी कि ये जो अधिकार थे ऊपर के, वो धीरे धीरे इस युग में आकर कम होने लगे। सर्वप्रथम स्त्रियों में शिक्षा का प्रचलन कम हो जाने के कारण, आगे देखते हैं, ध्यान देंगे कि कम हो जाने के कारण उन्हें शास्त्रकार वेद मंत्रों के उच्चारण से अलग रखने लगे। स्वयंवर प्रथा का प्रचलन होने के कारण विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकारों में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन उन्हें अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगा। वास्तव में यह युग एक संक्रमणकालीन युग था। इसमें सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों के अधिकार वैदिक काल के समान ही बने रहे। सैद्धांतिक रूप से बने रहे का मतलब यह कि पेपर पर तो लिखा था, ठीक है, जैसे संविधान, जैसे नियम तो था कि उनको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, शिक्षा ग्रहण करना है, वेद पढ़ने का अवसर है, उनको मंत्रोच्चारण करना है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा था। सोशली उनको जो है बॉयकॉट किया जाने लगा था। इसमें सैद्धांतिक रूप से स्त्रियों के अधिकार वैदिक काल के समान ही बने रहे, जबकि व्यवहार में स्त्रियों की स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाने लगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र काल में क्या स्थिति थी। देखिए, आप मेरे साथ पढ़ने के साथ ही अगर आप इसके नोट्स भी चाहें तो आप बना सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, और आप वीडियो दो चार बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें वैसे भी काफ़ी क्लियर हो जाएंगी, और आप चाहें तो नोट्स बनाकर रख भी सकते हैं। ठीक है, तो धर्मशास्त्र काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में स्त्रियों की स्थिति में होने वाला परिवर्तन मुख्यतः धर्मशास्त्र काल अथवा स्मृति काल से संबंधित है। इस धर्मशास्त्र काल को स्मृति काल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें तमाम तरह की स्मृतियों की रचना की गई। इस युग का आरंभ तीसरी शताब्दी से माना जाता है। यानी जो धर्मशास्त्र काल है, जो स्मृति काल है, उसकी जो शुरुआत होती है वो तीसरी शताब्दी से मानी जाती है। यह वह समय था जब स्मृतिकारों और सूत्रकारों ने स्मृतियों के द्वारा नए हिंदू धर्म की रूपरेखा का निर्धारण किया। यानी कि हिंदू धर्म की एक नई व्याख्या की, नए तरीके से चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई। यह गुप्त साम्राज्य का काल था। गुप्त साम्राज्य यानी गुप्ता पीरियड चल रहा था उस समय, जिसमें स्मृतियों में दिए गए नियमों को व्यवहार का आवश्यक अंग बना दिया गया। यानी कि जो नियम कानून स्मृतियों में लिख दिए गए, उसको व्यवहार में अपनाना एक आवश्यकता समझी जाने लगी। स्मृतियों के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लड़की की कम आयु में ही विवाह कर दिया जाए। देखिए, यहीं से समस्या का जन्म होता है। आप ध्यान देंगे कि वैदिक काल में जैसे कि हम जानते हैं कि बाल विवाह का प्रचलन हमको न के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन आगे देखेंगे स्मृतियों के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लड़की की कम आयु में ही विवाह कर दिया जाए। पहली खराबी जो आई यहाँ से, लड़कियों को शिक्षा देने का विरोध किया जाने लगा। ये दूसरी समस्या थी। स्त्रियों को संपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में तो शुरुआत हुई थी उसकी धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर आकर उनको जो है संपत्ति के अधिकारों से वंचित ही कर दिया गया बिल्कुल। विधवा पुनर्विवाह को अधार्मिक मानकर इस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब देखिए, ये विधवा जो स्त्री हो जाती थी उसको पुनर्विवाह का अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि उसको एक अधार्मिक कृत्य, एक पाप की तरह देखा जाता था, और इस पर कठोर प्रतिबंध लगे थे। आगे देखेंगे, मनुस्मृति में कहा गया कि स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उन्हें बचपन में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना आवश्यक है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कितनी बेहुदा बातें इसमें मतलब कि धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी स्मृति काल के दौरान। अनेक गाथाओं के द्वारा ऐसे विश्वासों का प्रचार किया गया कि स्त्रियों में बुद्धि की कमी होने के कारण उन्हें कोई उत्तरदायित्व नहीं दिए जाने चाहिए। इस समय पतिव्रत धर्म को स्त्री के सबसे बड़े कर्तव्य के रूप में स्पष्ट किया गया। अनुलोम के नियम के फलस्वरूप प्रत्येक लड़की का विवाह अपने से बराबर अथवा अपने से उच्च जाति के लड़के से करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी युग में सती प्रथा का भी आरंभ हुआ। ध्यान देंगे आप कि ये जो पीरियड था, जो तीसरी शताब्दी में आरंभ हुआ, यहीं से आपको सती प्रथा का भी आरंभ देखने को मिलता है, जिसके अनुसार पति की मृत्यु के बाद पति की चिता के साथ स्वयं भी आत्मदाह कर लेना पत्नी का नैतिक कर्तव्य माना जाने लगा। स्पष्ट है कि स्मृतियों के विधान वे मुख्य स्रोत हैं जिन्होंने परिवार और समाज में स्त्रियों को सभी तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया। तो ये काफ़ी डार्क पीरियड था,
काफ़ी ख़राब पीरियड था, जैसा कि आप समझ सकते हैं। आगे ध्यान देंगे हम। अब देखेंगे हम कि मध्यकाल में क्या स्थिति थी स्त्रियों की। मिडिवल पीरियड में, मुगलों के समय में क्या स्थिति थी महिलाओं की भारत में। मध्यकाल को मुस्लिम शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का आरंभ 11वीं शताब्दी से हुआ। इस युग में स्त्रियों को जिन अधिकारों से वंचित किया गया था, उनका वास्तविक रूप मध्यकाल में स्पष्ट हुआ। यानी कि मध्यकाल में आप ये समझिए कि पूरी तरह से वो जो चीज़ें, वो जो वर्जनाएं, वो जो पाबंदियां लगाई गई थी स्त्रियों पर, वो मध्यकाल में आकर पूरी तरह से निखरने लगी, पूरी तरह से वो अपना रूप दिखाने लगी। इस समय धर्म के नाम पर जिन प्रमुख दशाओं ने स्त्रियों के जीवन को नारकीय यानी कि नरक जैसा बना दिया था, उनमें सती प्रथा, बालिका हत्या, ठीक है, जिसको कि भ्रूण हत्या कहते हैं, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा तथा संपर्क पर प्रतिबंध आदि प्रमुख हैं। तो ये सारी समस्याओं ने यहाँ पर आकर अपना रूप दिखाया। यह सभी दशाएं एक दूसरे का कारण और परिणाम बन गईं। अनेक पौराणिक और मनगढ़ंत गाथाओं के द्वारा स्त्रियों को यह विश्वास दिलाया गया कि पति की चिता के साथ सती होने से ही उन्हें मोक्ष मिल सकती है। देखिए, ये जो मोक्ष की समस्या है भारतीय दर्शन में, ये जो चीज़ है मोक्ष की, भारतीय जो आध्यात्मिक दर्शन है वो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत सही भी है, लेकिन समस्या ये है जो बीच के लोगों ने चीज़ें खराब की हैं। धर्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो धार्मिक अंधविश्वास लोगों में फैलाया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है उस चीज़ को, वो काफ़ी गड़बड़ चीज़ है, जिसके कारण समस्याएं पैदा होती हैं। आगे हम ध्यान देंगे। सती प्रथा, सती होने से ही उन्हें मोक्ष मिल सकती है। इस प्रथा का विभत्स का मतलब होता है भयानक, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है विभत्स। तो इस प्रथा का विभत्स रूप राजस्थान में जौहर की प्रथा था, जिसमें चीत्कार का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाते हुए, चीत्कार करती हुई सैकड़ों विधवाओं को सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इस समय पुत्री के जन्म को एक दुर्भाग्य के रूप में देखा जाने लगा। फलस्वरूप अनेक सवर्ण जातियों में पुत्री का जन्म होते ही उसकी हत्या कर देना एक सामान्य प्रचलन बन गया। इस समय समाज में कोई ऐसा नियम नहीं था जिसके द्वारा पुत्री की हत्या करने वाले माता पिता को दंडित किया जा सके। देखिए, आज भी भारतीय संविधान के द्वारा तमाम तरह के जो नियम कानून बन गए, लेकिन आज भी भ्रूण हत्याएं होती हैं। विधवाओं को आज भी उस तरह से सम्मान नहीं मिलता। बाल विवाह का प्रचलन आज भी देश के कई हिस्सों में बना हुआ है। तो ये सब समस्याएं अभी भी हैं, क्योंकि जब तक सामाजिक रूप से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उसको व्यवहार में नहीं अपनाएंगे, तब तक नियम चाहे जैसे बन जाए, उस पर अमल नहीं जब तक किया जाएगा, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। आगे देखेंगे, बाल विवाह की प्रथा ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि 4-5 वर्ष की लड़की का विवाह करना माता पिता अपने धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखने लगे। अब देखिए, ये जो समस्या है, जो धार्मिक कर्तव्य, जिसको वो धार्मिक कर्तव्य माता पिता समझ रहे थे, वो असल में एक धार्मिक अंधभक्ति के सिवा और कुछ नहीं थी। लेकिन अब क्या किया जाए, यही तो समस्या है। देखेंगे आगे हम, विधवा पुनर्विवाह पर कठोर नियंत्रण लगाने के लिए विधवा को घर के एक ऐसे स्थान पर रहना आवश्यक कर दिया गया जहां से बाहर निकलकर वह परिवार के भी किसी पुरुष सदस्य के संपर्क में न आ सके। तो आप देख रहे हैं कि विधवाओं का जीवन किस प्रकार जो है एकदम नरक के समान बना दिया गया। इस समय पर्दा प्रथा स्त्रियों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। यानी कि मिडिवल पीरियड में आकर, मुगलों के समय में आकर जो पर्दा प्रथा की समस्या थी, वो उसको एक अभिन्न अंग बना दिया गया समाज का। स्त्रियों की स्वतंत्रता को इस सीमा तक कम कर दिया गया कि वे नातेदारों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आ सकें। ठीक है, लड़कियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना एक अधार्मिक कृत्य के रूप में देखा जाने लगा। अब देखिए, जब उसको अधार्मिक मान लिया गया, तब तो जाहिर सी बात है कि जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, वो जाहिर सी बात है कि अपनी लड़कियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने देंगे। उन्हें संपत्ति अधिकारों से पूर्णतया वंचित कर दिया गया। शास्त्रकारों ने पति को यह अधिकार दे दिया कि वह स्त्री की छोटी सी गलती पर भी उसे प्रताड़ित कर सकता है। धीरे धीरे स्त्रियों की इसी स्थिति को
भारतीय संस्कृति का अंग समझा जाने लगा। ये कितनी बड़ी समस्या है। आगे हम देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में, यानी कि ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के जिस समय शासनकाल था उनका, उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्या क्या परिवर्तन हुए थे, देखेंगे। यह काल 19वीं शताब्दी के आरंभ से सन 1947 तक का है, ठीक है। इस काल के आरंभ में वे सभी कुप्रथाएं समाज का अभिन्न अंग बन रही, जिनका विकास मध्यकाल में हुआ। यानी कि मध्यकाल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, वे इस समय समाज का एक अभिन्न अंग बन गई थी। इसके बाद भी ब्रिटिश काल इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस युग में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राणा डे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद तथा श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयत्नों से भारत में समाज सुधार आंदोलन की प्रक्रिया आरंभ हुई। यानी कि ये वो लोग थे जिनके माध्यम से हिंदुस्तान में सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। इन समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बालिका हत्या, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण तथा स्त्रियों पर शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों का व्यापक विरोध करना आरंभ कर दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर जो है, जो आंदोलन किए, जो सुधार की प्रक्रिया आरंभ की, उसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बालिका हत्या का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह पर जो नियंत्रण लगाया गया था उसका इन्होंने विरोध किया, ठीक है। आगे देखेंगे। इस आंदोलन के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पास करके इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखिए, ये सब डेट्स जो है आप याद रखें, क्योंकि अक्सर नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। वैसे काफ़ी आसान लगेंगी आपको, लेकिन जब नहीं पढ़ा रहता, किताबें अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी हैं, गो थ्रू नहीं हुए हैं, तो आगे चल के आपको ये जो आसान से दिखने वाले क्वेश्चन है, यही आपको बहुत टफ लगने लगते हैं, और ये फिर डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम्स में। आगे देखेंगे। सन 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह करने के अधिकार प्राप्त हो गए। आगे ध्यान देंगे। सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के द्वारा विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 15 वर्ष होना अनिवार्य कर दी गई। इसके साथ ही सन 1937 में हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम पास किया गया। इन कानूनों के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। यानी कि ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आगे ध्यान देंगे। इस समय तक व्यापक अशिक्षा और धर्मांधता के कारण स्त्रियां स्वयं अपनी नियोग्यताओं को धर्म का अंग समझकर इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन को अधर्म के रूप में देखने लगी थी। ये एक बड़ी समस्या होती है, जब काफी समय तक व्यक्ति को धार्मिक अंधविश्वास में रखा जाता है, तो धीरे धीरे वो खुद ही जो है अंधविश्वासी बन जाता है। आगे ध्यान देंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कुछ जागरूक स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना अवश्य आरंभ कर दिया, लेकिन समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने इस सहभागिता का भी व्यापक विरोध किया। इसके बाद भी ब्रिटिश काल में एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार हो गया जो आज स्त्रियों की स्थिति में होने वाले व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ। तो ये जो ब्रिटिश पीरियड था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस दृष्टिकोण से कि इसमें हमारे समाज के, हमारे धरती, हमारे देश के तमाम जो समाज सुधारक हुए, जिनमें कि आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राणा डे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, इन लोगों ने काफ़ी प्रयास किए महिलाओं की परिस्थिति में सुधार के लिए, दलितों की परिस्थिति में सुधार के लिए, ठीक है। आगे हम ध्यान देंगे। देखिए, पहला जो कारण है, ध्यान देंगे, सर्वप्रथम कारण वह पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें स्त्रियों को एक वस्तु तथा वासना पूर्ति का साधन मान लिया गया। सभी धर्म ग्रंथों की रचना पुरुषों द्वारा इस तरह की गई जिससे स्त्रियां सदैव उनके अधीन रहें। चूंकि सारे धर्मशास्त्र जो पुरुषों के द्वारा रचे गए, तो उसमें इस तरह के नियम कानून बनाए गए जिससे स्त्रियों को उनके अधीन रखा जा सके। दूसरा है, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव, वह दूसरी दशा है जिसके फलस्वरूप वे न तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बन सकीं और न ही पक्षपात और विद्वेषपूर्ण नियमों का विरोध कर सकीं।
तीसरा, समाज में बाल विवाह का प्रचलन हो जाने के कारण से ही लड़कियों का सामाजिकरण इस तरह होने लगा कि वे अपनी स्थिति को कर्मों का फल मानकर पतिव्रत धर्म का पालन करती रहीं। अगला है, भारत की संयुक्त परिवार व्यवस्था जॉइंट फैमिली सिस्टम वह प्रमुख आधार सिद्ध हुआ जिसने स्त्रियों की संपूर्ण चेतना को समाप्त कर दिया। इन परिवर्तनों द्वारा स्त्रियों को सभी अधिकारों से वंचित करके उन्हें यह शिक्षा दी गई कि पति के क्रोधी, पापी और कामी होने के बाद भी देवता के रूप में पूजा करना ही स्त्री का धर्म है। अगला है, स्मृतियों के नियमों के कारण कन्यादान के आदर्श ने भी स्त्रियों के जीवन को पुरुषों के पूर्णतया अधीन बना दिया। स्त्रियां स्वयं यह विश्वास करने लगीं कि उन्हें अपने पति के दान में दे दिए जाने के कारण उनका किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है। अगला है, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। ठीक है, इकोनॉमिकल जो डिपेंडेंसी है वो उसने एक मेजर रोल प्ले किया है। थोड़ा सा इशू हो गया था, लाइट चली गई थी अचानक, तो ध्यान देंगे आगे हम कि पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता स्त्रियों की निम्न दशा का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी स्त्रियां अपने पिता, पति अथवा पुत्र पर निर्भर हो गईं। इसके फलस्वरूप उन्हें पुरुष के सभी अत्याचारों को सहने के लिए बाध्य होना पड़ा। मध्यकाल में होने वाले मुस्लिम आक्रमण भी हिंदू स्त्रियों की समस्याओं को बढ़ाने का कारण सिद्ध हुए। असल में ये थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, ध्यान देंगे हम। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा में इसलिए इतनी वृद्धि हुई कि उनकी मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा की जा सके। इन सभी दशाओं के बाद भी हिंदू स्त्रियों की स्थिति को निम्न बनाने का सबसे प्रमुख कारण वे स्मृतिकालीन व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को रोकने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित कर दी जिसने समाज के इतने बड़े वर्ग को सभी तरह के अधिकारों से वंचित करके उसे चेतनाहीन और विवेक शून्य बना दिया। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा कि भारत में महिलाओं की जो स्थिति है अब वो डिफरेंट पीरियड में, टाइम पीरियड में क्या क्या रही है। देखिए, सबसे जो भयानक जो स्थिति रही थी वो यहाँ धर्मशास्त्र काल, जिसको कि स्मृति काल कहते हैं, यहाँ से शुरू हुई थी सारी समस्या। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और खासकर जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनको आप थोड़ा ध्यान देकर अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप यूजी में हो, पीजी में हो, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा।